Hello everyone, welcome back to this YouTube channel Star Notes Language and Literature. I am your educator Priya from Star Notes Language and Literature. तो आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नेक्स्ट सीक्वेंस में अभी हम पढ़ रहे हैं रिलीजियस कन्फ्लिक्ट इन टूडर इंग्लैंड। टूडर डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एज यू पीपल नो कि टूडर डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि टूडर डायनेस्टी को अर्ली एज ऑफ एलिजाबेथन एज भी कहा जा सकता है। टूडर एज वही एज है जिस एज से एलिजाबेथ फर्स्ट बिलोंग करती है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि क्यों रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होता है इंग्लैंड में। इसको हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे कि क्यों रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होता है डिटेल में, है ना। और ये रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होता है एडवर्ड सिक्स और मैरी फर्स्ट के बीच में। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको समझना पड़ेगा। उसको समझने के पीछे सबसे पहले हमें एक फैमिली ट्री समझना होगा, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस, कोई भी घटना के घटित होने का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीक्वेंस तो होता है। ठीक है, तो फैमिली ट्री हम लोग समझेंगे, रीजन समझेंगे तो अपने आप में पता चल जाएगा कि आखिर ये कन्फ्लिक्ट हो क्यों रहे थे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले फैमिली ट्री में हम लोग हेनरी द एट से शुरू करेंगे, क्योंकि हेनरी द एट की फैमिली ट्री मैंने पढ़ा रखी है पिछले वीडियोस में, जाके देख लीजिएगा। तो हेनरी द एट जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर रहे थे अपने टाइम पे, और इन्होंने टोटल 6 शादियां करी। ये मैंने पिछली वीडियोस में बता रखे। तो इनकी 6 वाइफ हो गई। अब 6 वाइफ में से हम सिर्फ 2 वाइफ की बात करेंगे फिलहाल इस वीडियो में, बाकी को मैंने समझा रखा है। एक बीवी से इनका बेटा होता है एडवर्ड सिक्स। और मैं बताऊं कि हेनरी एट को बहुत ज्यादा प्रेम था अपने बेटे से, क्योंकि उनका एकमात्र बेटा था एडवर्ड सिक्स, और मेल हेयर इनको चाहिए था कि भाई इनको एक वंशज चाहिए था, और वो एडवर्ड सिक्स मिल गया था। इनकी एक बेटी थी मैरी, जो कि इनकी पहली पत्नी से थी, फर्स्ट वाइफ कैथरीन ऑफ एरगन से थी। और एडवर्ड जो थे वो जैन सेमोर से। ठीक है, यहां तक क्लियर है कहानी। आगे बढ़ते हैं। ये कौन था, इनका रिलेशन क्या हो रहा है। तो एडवर्ड सिक्स और मैरी फर्स्ट दोनों का क्या रिलेशन हुआ। तो एडवर्ड सिक्स और मैरी दोनों स्टेप ब्रदर सिस्टर हुए, यानी सौतेले भाई बहन हुए। सौतेले क्या कहें, अपने भाई बहन भी कह सकते हो कहीं ना कहीं, पर सिस्टर का तो कॉन्सेप्ट ही वही है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप ब्रदर सिस्टर हुए। आइए अब हम लोग समझते हैं एडवर्ड सिक्स को। पहले हम लोग एडवर्ड सिक्स समझेंगे पूरे डिटेल में, फिर एडवर्ड सिक्स समझने के बाद मैरी फर्स्ट समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ। आइए समझते हैं। एडवर्ड सिक्स का जन्म जो होता है वो 12 अक्टूबर 1537 को होता है। कब जन्म होता है? 12 अक्टूबर 1537। कब जन्म होता है? 12 अक्टूबर 1537 को जन्म होता है। किसका? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट किंग एडवर्ड सिक्स का। इसका जन्म होता है एडवर्ड सिक्स का, और एकमात्र टूडर डायनेस्टी के हेयर है। एकमात्र टूडर डायनेस्टी के अभी वंशज बचे हैं हेनरी एट के बाद में। तो अब इनका जन्म होता है 12 अक्टूबर 1537 को, और ओनली लेजिटिमेट सन है। मतलब लेजिटिमेट सन मतलब लीगल, मतलब एकदम से अपने खून। जैसे होता है ना कि बच्चा तो है पर उसका बाप कौन उसको पता नहीं, लेकिन ये लेजिटिमेट सन है भाई, उनका अपना खून है, ये लेजिटिमेट सन है ना, बिल्कुल लीगल है। और ये बहुत ही प्रीसियस प्रिंस थे एडवर्ड सिक्स। क्यों? क्योंकि भाई इकलौते बेटे भी थे, साथ ही इनको बहुत मानते थे। इकलौते बेटे होने के साथ जब इनका जन्म हुआ तो उसके ठीक 12 दिन के बाद में इनकी मम्मी का डेथ हो गया था। इसीलिए 1547 में हेनरी एट मर जाते हैं, यानी कि पापा। 1547 में एडवर्ड सिक्स के पापा हेनरी एट मर जाते हैं। 1547 में ही राजा के मरते ही एडवर्ड जब 9 साल के थे तभी इनको प्रिंस बना दिया जाता है कि इंग्लैंड का देखरेख करेंगे। तो क्या एक 9 साल का बच्चा इंग्लैंड को संभाल लेगा? प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा। तो इसके लिए एक रेजेंसी काउंसिल फाउंड की गई। रेजेंसी काउंसिल फाउंड की गई का मतलब टेम्पररी काउंसिल बनाई गई, जिसमें के मिनिस्टर्स होंगे अलग अलग, और वो संभालेंगे। मतलब क्राउन तो पहनेंगे एडवर्ड सिक्स, लेकिन बाकी जो कार्यभार होगा वो सबको संभालेंगे, जो रेजेंसी काउंसिल फाउंड हुई है वो संभालेंगे।
रीजेंसी गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रीजेंसी गवर्नमेंट क्या थी, क्यों बनाई गई? आंसर है रीजेंसी गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई क्योंकि अभी हमारे जो किंग हैं वो सिर्फ 9 ईयर ओल्ड हैं, एडवर्ड सिक्स। अच्छा, इनको संभालने के लिए प्रोटेक्टर के तौर पे, क्योंकि 9 साल का बच्चा कैसे शासन संभालता, इसके लिए ड्यूक ऑफ सॉमरसेट आते हैं, एडवर्ड सैमर। कौन आते हैं? एडवर्ड सैमर। अच्छा, ये एडवर्ड सैमर कौन लगते हैं? तो ये एडवर्ड सैमर अपने सगे मामा हैं, किसके? एडवर्ड सिक्स के। यानी एडवर्ड सिक्स की जो मम्मी थी सैमर, उनकी मम्मी के ये भाई हुए। आपको बात समझ आई? ये जो ड्यूक ऑफ सॉमरसेट हैं, ये जो ड्यूक ऑफ समरसेट हैं, जिनका नाम है एडवर्ड सैमर, एडवर्ड सैमर जो है वो मामा लगते हैं किसके? एडवर्ड सिक्स के। तो एडवर्ड सिक्स के मामा कौन है? इसको मैं लिख देती हूँ, एडवर्ड एडवर्ड सिक्स। एडवर्ड सिक्स के मामा कौन है? तो एडवर्ड सिक्स के मामा है ड्यूक ऑफ सॉमरसेट। ड्यूक ऑफ सॉमरसेट, जिनका नाम क्या है? ड्यूक ऑफ सॉमरसेट का नाम जो है वो है एडवर्ड सैमर, एडमंड एडमंड सैमर, एडमंड सैमर। ठीक है, ये समझ आ गया कि कौन आया था उनको प्रोटेक्टर बनके, कि उनकी सहायता करने के लिए कौन आया उनका राजपाट देखने के लिए? तो उनके मामा आए। मामा का क्या नाम था? तो एडमंड सैमर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक्टेड एज लॉर्ड प्रोटेक्टर, और ये एकदम बिल्कुल लॉर्ड प्रोटेक्टर की तरह काम किया इन्होंने। अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा एजेंसी को, अच्छे से एडवर्ड का जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, एडवर्ड सिक्स का। और एडवर्ड सिक्स भी ड्यूक ऑफ समरसेट यानी अपने मामा एडमंड का बहुत ध्यान रखते हैं, एडवर्ड सिक्स। और ये जो एडमंड सैमर है वो इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म को। क्या को? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म को, बट रूल्ड ऑटोक्रेटिकली। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म को ये सपोर्ट करते हैं, मतलब ये जो एडमंड सेमर हैं ये प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करने वाले हैं। प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, जिनको नहीं पता है वो जाके वहां देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं यहाँ बता देती हूँ कि कैथोलिक जो चर्च था वो पोप का था, इटली का था, और वहां पे पोप हेड हुआ करते थे कैथोलिक चर्च में। लेकिन हेनरी एट ने एक नए चर्च की स्थापना की जो था प्रोटेस्टेंट, और ये इंग्लैंड में फॉर्म किया था क्योंकि पॉप ने उनको डिवोर्स देने से मना करवा दिया था। डिटेल पिछले वीडियो में पड़ी हुई है। ठीक है, तो अभी जो इनके मामा आए एडमंड सेमर भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्टेंट के रिफॉर्म थे। देखो बाबू, अब यही से प्रॉब्लम शुरू होती है, यही से यही धर्म को लेकर लड़ाई शुरू होगी। एडमंड सेमर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं किसको? प्रोटेस्टेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, रूल्ड ऑटोक्रेटिकली बहुत रूल करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां तो इनसे भी हो गई क्योंकि मतलब सपोर्ट कर रहे थे। तो इनसे क्या क्या गलतियां हुई उसको देखते हैं। बहुत अपनी गलतियों के कारण इन्होंने बहुत सोशल अनरेस्ट झेला, मतलब समाज में दो ग्रुप में लोग बट गए थे, एक तो प्रोटेस्टेंट में, दूसरे कैथोलिक में। इसकी वजह से बहुत सोशल अनरेस्ट हो गया, इंक्लूडिंग कैट्स रिबिलियन, और कैट्स रिबिलियन भी हुआ, और प्रेयर बुक रिबिलियन भी हुआ। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारे एडमंड सेमर थे उन्होंने क्या क्या चीजें झेली। तो सोशल अनरेस्ट झेला। अच्छा, ये बताओ कि सोशल अनरेस्ट क्यों झेला? तो सोशल अनरेस्ट इसलिए झेला क्योंकि दो ग्रुप में लोग बट चुके थे इंग्लैंड में, एक तो कैथोलिक को मानने वाले, दूसरे प्रोटेस्टेंट को मानने वाले। एक तो सोशल अनरेस्ट का ये कारण है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं धर्म को लेकर। केट्स रिबिलियन में क्या हुआ? केट्स रिबिलियन में ये हुआ कि जो बड़े बड़े लोग थे वो भूमि का अधिग्रहण करने लग गए थे, और इसी के कारण केट्स नाम के एक रिबिलियन ने विद्रोह कर दिया था। केट्स रिबिलियन कब होता है? 1549 में होता है केट्स रिबिलियन। क्या क्या रीजन था? एनक्लोजिंग ऑफ लैंड, मैंने बताया कि लैंड पे अधिग्रहण हो रहा था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप हो रहा था। भाई गरीबों का तो इकोनॉमिक दिक्कत आ ही जाएगा। और दूसरा कारण जो था वीक सेंटर अथॉरिटी, हमारे जो किंग थे वो बहुत मजबूत भी नहीं थे क्योंकि 9 साल के एक बच्चे थे उस समय वो। और कौन सा सोशल अनरेस्ट का कारण बना? प्रेयर बुक रिबेलियन। तो ये घुमा फिरा के वही बात है भाई, जो सोशल अनरेस्ट का कारण क्या था कि दो भागों में लोग बट गए थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। तो यहाँ पर जो प्रेयर बुक लॉन्च हुआ था वो भी तो प्रोटेस्टेंट के लिए ही था, वो आया
तो इसके लिए भी लोग विद्रोह करने लगे कि पोप ने इसको कि पीपल इसको बहुत रिजेक्ट करने लगे इंग्लिश प्रेयर बुक को, डेवन एंड कॉर्नवॉल की वजह से भी, और नेचर जो थी वो सब लोग कैथोलिक को पसंद करते, तो इसलिए सोशल अनरेस्ट हो गया था। आइए अब देखते हैं एडमंड सेमर जो है उनके रहते समय में क्या क्या चेंजेस हुई। बेसिकली एडमंड सेमर के चेंजेस रहते समय में हम लोग को चेंजेस नहीं देखना है, हमें देखना है कि एडवर्ड सिक्स के शासन में क्या क्या रिलीजियस चेंजेस हुआ, उसे समझते हैं। उस समय जो हमारे एडवर्ड सिक्स किंग है 9 साल के, उन्होंने एक बुक लॉन्च किया, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। ये वही बुक है जिसकी वजह से रिवॉल्ट होगा, जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट हुआ था। तो हमारे एडवर्ड सिक्स ने बुक ऑफ कॉमन प्रेयर लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? बुक ऑफ कॉमन प्रेयर लॉन्च किया। और चर्च में अब ग्रीक और लैटिन ना बोल करके इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाएगी चर्च में, ये चेंजेस हुआ। और एंडेड कैथोलिक मैस, जो भी कैथोलिक चर्च की चीजें थी वो सब खत्म कर दी गई। इमेज रिमूव फ्रॉम चर्च, जो भी पुराने कैथोलिक चर्चेस के इमेजेस थे वो सबको खत्म कर दिया। तो आप ये देख रहे हो कि कितने भयंकर तरीके से, ड्रास्टिक तरीके से 360 डिग्री चेंज। कल वहां पे प्रिया की फोटो लगी थी, अब प्रिया को हटाओ, पुनीता की फोटो लगा दो। तो इस तरीके की सीरियस रिलीजियस चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। रिलीजियस चेंज तो देख लिए, अब देखते हैं कि एडमंड जो है, एडमंड सेमर जो है वो किस प्रकार से एडवर्ड सिक्स के शासनकाल में कैसे फेल होते हैं। तो पुअर कंट्रोल ओवर नोबल्स, बाकी जो राजाओं के साथ इनका कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं था, रिलेशन भी बहुत अच्छा नहीं था। इन्होंने पार्लियामेंट को इग्नोर करके अपनी ही सत्ता स्थापित करने की कोशिश करने लगे थे। फेल्ड वॉर विथ स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड से जो युद्ध लड़े वो भी हार गए थे हमारे मामा जी, है ना, ड्यूक ऑफ सिमोर हमारे हार गए। फेस्ड रिबिलियंस, और बहुत सारा विद्रोह को इनको झेलना पड़ा था, जैसे केट्स विद्रोह हो गया, ये सब विद्रोह इन लोगों को झेलना पड़ा। और इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनको जो है वो इनके पोजीशन से हटा दिया जाता है। जब इनको अपनी पोजीशन से, ड्यूक ऑफ सिमोर को अपने पोजीशन से हटा दिया जाता है, तो ड्यूक ऑफ सिमोर के बाद आते हैं ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। कौन आते हैं? ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। कौन आते हैं? ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड का शासनकाल कब से कब तक चलता है? तो 1549 से 1553 तक। आप ये देखो ना कि किंग तो अभी भी हमारे लिए एडवर्ड सिक्स ही है। किंग कौन है? एडवर्ड सिक्स। लेकिन अब एडवर्ड सिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूक ऑफ सिमोर के बाद आ रहे हैं ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। ड्यूक ऑफ सिमोर को हटा दिया गया क्योंकि सोशल अनरेस्ट बहुत ज्यादा था, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा थे, स्कॉटलैंड का युद्ध भी हार गए थे। रिलीजियस चेंजेस हमें देखने को मिला कि ड्यूक ऑफ सिमोर जो है वो प्रोटेस्टेंट के समर्थक थे। अब हम बात करते हैं, सेकंड प्रोटेक्टर आते हैं किंग को प्रोटेक्शन देने के लिए। सेकंड प्रोटेक्टर जो आते हैं वो आते हैं ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, जिसका नाम है जॉन डडले। क्या नाम है? जॉन डडले। जॉन डले ऐसे है, जॉन डडले भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जॉन डडले हम लोग स्पेलिंग के साथ याद रखेंगे। जॉन डडले, इन्होंने रिप्लेस किया सॉमरसेट को। सॉमरसेट कौन है? ड्यूक ऑफ मामा जी है उनके, है ना। तो सॉमरसेट को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, एडमंड सॉमरसेट को रिप्लेस कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि सॉमरसेट जो थे वो भी प्रोटेस्टेंट को मानने वाले थे। उसके बाद में जो ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड आए, और ये भी प्रोटेस्टेंट को ही मानने वाले थे। किसको मानने वाले थे? प्रोटेस्टेंट को मानने वाले थे। लेकिन वो प्यार से मानते थे और ये बहुत स्ट्रिक्टली मानते थे भाई। प्रोटेस्टेंट को ऐसा मानते थे ना, कट्टर एकदम प्रोटेस्टेंटवादी थे ये। मोर पॉलिटिकली स्किल्ड, सॉमरसेट से यानी मामा जी से नॉर्थम्बरलैंड बहुत ज्यादा स्किल थे। ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड डडली बहुत ज्यादा पॉलिटिकली स्किल थे, एम्बिशियस थे, बहुत ज्यादा इनके एम्बिशंस थे, और ये मैनिपुलेट करने में भी विश्वास रखते थे, बहलाने फुसलाने में भी विश्वास रखा करते थे, ठीक है। जॉन डडले जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जॉन डडले जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है, इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो ये सेकंड प्रोटेक्टर है। सेकंड प्रोटेक्टर का क्या मतलब है? पहले प्रोटेक्टर तो आए थे ड्यूक ऑफ सॉमर को हटा करके बनाया गया जॉन डडले को, जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है।
और ये ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही एम्बिशियस है और बहुत ही प्रोटेस्टेंट है। प्रोटेस्टेंट मतलब कैथोलिक के बहुत विरोध करते हैं। रूथलेस है, मतलब एकदम दया विहीन पॉलिटिकल है ये, दया वया नहीं है इनके पास, रूथलेस पॉलिटिकल है ये। अब इनके समय में, नॉर्थम्बरलैंड के समय में क्या क्या चेंजेस आता है उसको देखते हैं। तो रिलीजियस चेंज की बात करें तो फिर से रिलीजियस चेंज तो वही आएगा, क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट के सपोर्टर हैं। तो इन्होंने सेकेंड बुक ऑफ कॉमन प्रेयर लॉन्च किया 1552 में। कॉमन प्रेयर बुक पहले भी लॉन्च हुआ था, अब यहाँ पे दूसरे नंबर का बुक लॉन्च हुआ, यानी 2 बुक लॉन्च हुआ। उस बुक में जो कमियां रह गई थी सेकंड बुक में, उसको भी खत्म कर दिया गया। तो सेकंड बुक ऑफ कॉमन प्रेयर लॉन्च किया गया 1552 में। एक्सट्रीम प्रोटेस्टेंटिज्म डिस्ट्रॉयड कैथोलिक सिंबल्स, और इन्होंने इतना ज्यादा प्रोटेस्टेंटिज्म को सपोर्ट करा कि जितनी भी चीजें कैथोलिक सिंबल्स तक थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको भी बर्बाद कर दिया। अब चर्चेस बिकम प्लेन, जितनी चर्चेस थी कैथोलिक सबको खत्म करो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बुक ऑफ कॉमन प्रेयर की। देखो, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, इसमें जो है बेसिकली 2 बुक्स आई। एक बुक, फर्स्ट बुक जो पब्लिश हुआ ये कब हुआ, 1549 में। सेकंड बुक कब पब्लिश हुआ, 1552 में, ठीक है, 3 साल के बाद। आई बात समझ। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर 2 सीरीज इसकी लॉन्च होती हैं। पहला बुक 1549 में लॉन्च होता है, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है। ऑब्वियसली लिखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्टेंट का तो नियम ही यही था कि ऐसी प्रेयर बुक बनाई जाए, ऐसी चर्च में प्रार्थनाएं कराई जाए जो कि आम बोलचाल की भाषा में हो, जो कि इंग्लिश में हो, जो कि इंग्लैंड के आम जनता तक पहुंचे। इसलिए उन्होंने इटैलिक फॉर्म को ना एक्सेप्ट करके, ग्रीक फॉर्म को ना एक्सेप्ट करके, इंग्लिश फॉर्म को एक्सेप्ट किया। यूनिफॉर्मिटी इन चर्च सर्विसेज, यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करी है। इंट्रोड्यूस एडवर्ड सिक्स। और आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेस्टेंटिज्म के संस्थापक कौन थे। तो प्रोटेस्टेंटिज्म के संस्थापक तो हेनरी 8 थे, लेकिन उसको और ज्यादा प्रमोट करने का क्रेडिट एडवर्ड सिक्स को जाता है। किसको जाता है, एडवर्ड सिक्स को जाता है। प्रिपेयर, ये लाइन याद रखिएगा, किसने प्रिपेयर किया था, तो थॉमस कार्डमर। किसने, थॉमस कार्डमर। किसने प्रिपेयर किया था बुक ऑफ कॉमन प्रेयर को, थॉमस कार्डमर। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर को किसने प्रिपेयर किया था, थॉमस कार्डमर। थॉमस कार्डमर, थॉमस कार्डमर। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर किसने लॉन्च किया, थॉमस कार्डमर ने। अब बात करते हैं सेकंड बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। कुछ नहीं है खास इसमें। सेकंड बुक ऑफ कॉमन प्रेयर जो है वो 1552 में पब्लिश हुआ, और जो भी उस बुक में कमियां रह गई थी उसको और ज्यादा निखारा और बहुत ही मोर स्ट्रांगली प्रोटेस्टेंट बन गया। रिमूव रिमेनिंग कैथोलिक प्रैक्टिस, जितनी भी कैथोलिक प्रैक्टिस थोड़ी बहुत उस बुक में लिखी हुई थी, इस बुक में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। पूरे तरीके से नया बुक, एकदम कैथोलिक को सपोर्ट करते हुए नहीं था, पूरे तरीके से कैथोलिक को खत्म कर दिया गया। पॉलिटिकली क्या क्या चीजें बदली, इसे देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसको ऐसे समझिए कि एडवर्ड है हमारे, एडवर्ड सिक्स जो है वो हमारे किंग बन के बैठे हुए हैं। क्या बन के बैठे हुए हैं, किंग। भले ही उनकी उम्र 9 साल की है, और ये भी सपोर्ट करते हैं, प्रोटेनिस्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके मामा आते हैं ड्यूक ऑफ सॉमरसेट। ड्यूक ऑफ सॉमरसेट, ड्यूक ऑफ सॉमरसेट। तो ड्यूक ऑफ सॉमरसेट भी किसको सपोर्ट करते हैं, प्रोटेनिस्ट को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेनिस्ट को। प्रोटेनिस्ट जो थे उनको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड प्रोटेक्टर आते हैं एडवर्ड के, वो आते हैं ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। तो जो ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड आते हैं तो वो भी प्रोटेस्टेंट को ही सपोर्ट करते हैं, यानी ये सब लोग मिलके प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे थे। अब किसी भी चीज पे जब राजा और राजा के काउंसिल का सपोर्ट होता है तो उसका तो फ्लरिश करना बनता है, क्योंकि वो तो फ्लरिश करेगा ही करेगा, है ना। आइए, अब क्या होता है कि पॉलिटिकल मूव इन लोगों ने कौन से कदम उठाए। तो सबसे पहले इन लोगों ने ब्लॉक करने की कोशिश की। किसको ब्लॉक करने की कोशिश की, मैरी वन को। और यहीं से विद्रोह शुरू होगा। मैरी वन को इन सब ने मिलकर ब्लॉक करने की कोशिश की। अब आपका प्रश्न उठेगा कि क्यों, अपनी ही बहन को ब्लॉक करने का क्यों कोशिश करेगा कोई। तो इसलिए कोशिश करेगा क्योंकि मैरी वन जो है वो कैथोलिक को सपोर्ट करती थी। किसको, कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करती थी, कैथोलिक को सपोर्ट करती थी। इसीलिए इन लोगों ने प्लान किया कि नहीं, अब ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड एंड एडवर्ड सिक्स,
ने ये प्लान किया कि मैरी को तो वंशज नहीं बनाया जाएगा, सक्सेशन नहीं बनाया जाएगा, तो भाई किसको बनाया जाए। नियम तो यही कहता था कि मैरी फर्स्ट को ही बनाना चाहिए, लेकिन अब नहीं चाहते थे हमारे एडवर्ड सिक्स की उन्हें बनाया जाए, तो उन्होंने प्रस्ताव पास किया लेडी जेन ग्रे को। किसको? लेडी जेन ग्रे को उन्होंने मैरी फर्स्ट की जगह पे थ्रोन पे बैठाने का, राजगद्दी पे बैठाने का फैसला लिया। हालांकि मैरी द फर्स्ट भी उनके ही वंशज की है, मैरी द फर्स्ट भी उनके ही वंशज की है। रहे होंगे या आपको ये सोचना चाहिए कि तुरंत अभी 9 साल के ही राजा को क्या जरूरत पड़ गई अपना सक्सेशन ढूंढने की, अपना उत्तराधिकारी ढूंढने की। 9 साल का बच्चा ही तो थे। तो ये जरूरत पड़ गई क्योंकि जो हमारे एडवर्ड सिक्स हैं उनको हो जाती है भयंकर बीमारी, और उनको समझ आ जाता है कि उनकी उम्र और ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। इसीलिए वो अपने सक्सेशन को लेकर वरीड रहते हैं, और फाइनली वो एक निर्णय लेते हैं कि वो मैरी फर्स्ट को नहीं बनाएंगे, उनके बदले में बनाएंगे लेडी जेन ग्रे को राजगद्दी पर बैठाएंगे। अब फेल्ड प्लान लेड टू एग्जीक्यूशन। अब लेकिन इन लोग का ये प्लान फेल होता है, और इन लोगों के इस प्लान की वजह से बेचारी हमारी सीधी साधी लेडी जेन ग्रे को फांसी पर चढ़ना पड़ जाता है, एग्जीक्यूशन होता है। अब आपको मैं थोड़े से एडवर्ड सिक्स के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि हमारे प्रिंस बन के बैठे हैं। एडवर्ड सिक्स, एडवर्ड सिक्स जो थे कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे, मतलब ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट, वेरी डिप्लोमेटिक किंग। ये पढ़ने में बहुत तेज थे, इनको एक से एक सारी एजुकेटर्स पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, हर चीज पे इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। ठीक है। तो एडवर्ड के बारे में और हम लोग जानते हैं कि पर्सनल रिलीजियस बिलीफ एडवर्ड सिक्स का क्या था। तो एडवर्ड सिक्स का पर्सनल बिलीफ ये था कि ये डीपली प्रोटेस्टेंट थे। क्या थे? डीपली प्रोटेस्टेंट। ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। रीड बाइबल डेली, और हमारे एडवर्ड सिक्स डेली बाइबल पढ़ा करते थे। बिलीव्ड कैथोलिज्म वाज इविल, और ऐसा मानते थे कि कैथोलिज्म जो है वो एक बुराई है। सपोर्टेड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैथोलिक प्रैक्टिसेस, तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी कैथोलिक प्रैक्टिसेस हो रहे थे उन सब को डिस्ट्रक्शन कर दिया, बर्बाद कर दिया। अप्रूव्ड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर एनिमीज, और जो भी प्रोटेस्टेंट के एनिमी बनेंगे उसको एग्जीक्यूशन कर दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा। ऐसा हमारा एडवर्ड सिक्स का सोचना था। इंपॉर्टेंट क्या है? एडवर्ड वाज नॉट अ पपेट, ही हैड रिलीजियस ओपिनियंस। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि हमारे जो एडवर्ड हैं वो तो 9 साल के हैं, तो वो किसी के पपेट बन के रहेंगे, लेकिन जो ऐसा सोच रहा है वो बहुत गलत सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि वो किसी के पपेट बन के रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ी, क्योंकि उनके पास बहुत नॉलेज है, तो उनका अपना एक रिलीजियस ओपिनियन था, अपने खुद के धार्मिक विचार थे। अब फाइनली अब देखते हैं कि एडवर्ड सिक्स का डेथ कैसे होता है, उसको समझते हैं। सिक्स का जो हेल्थ एंड डेथ के बारे में समझते हैं। तो एडवर्ड सिक्स का हेल्थ, वो ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रहे थे, उनको टीबी हो गया था। क्या हो गया था? टीबी हो गया था। बहुत टीबी में बॉडी वीक हो जाती है, लेकिन उनका दिमाग बहुत शार्प था, और फाइनली 6 जुलाई 1553 को उनका मृत्यु हो जाता है। किनका? एडवर्ड सिक्स का। कब मृत्यु होता है? 6 जुलाई 1553 एडवर्ड सिक्स की मृत्यु हो जाती है, एट द एज ऑफ 15, मात्र 15 साल की एज में। अब मरने से पहले उन्होंने क्या किया था? मैंने आपको बताया कि मरने से पहले उन्होंने अपना सक्सेशन चेंज कर लिया था। बनना चाहिए था मैरी फर्स्ट को, लेकिन बना किसको दिया? बना दिया लेडी जेन ग्रे को। किसको बना दिया? लेडी जेन ग्रे को बना दिया। हालांकि ये सक्सेशन के नियम के तो खिलाफ था, लेकिन तब भी बना दिया। और जेन को बिल्कुल भी पॉलिटिकल में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल पॉलिटिकली इंटरेस्टेड लेडी नहीं थी, लेकिन क्या करती बेचारी, मजबूर थी। और उसको बनाने के पीछे कोई खास रीजन नहीं था, बस यही एक खास रीजन था कि जो हमारी मैरी है वो कैथोलिक को सपोर्ट करती हैं, और लेडी जैन ग्रे जो है वो प्रोटेस्टेंटिज्म को फॉलो करती हैं। दैट्स वाई उनको बना दिया गया क्वीन। अब क्या होता है? एक्सक्लूडेड मैरी एंड एलिजाबेथ, और एडवर्ड ने एक्सक्लूड कर दिया था एलिजाबेथ को और मैरी को।
मैरी और एलिजाबेथ, ये वो एलिजाबेथ नहीं है जिसका एज आएगा, वो एलिजाबेथ फर्स्ट आएगा। नेम्ड लेडी जेन ग्रे एज सक्सेसर, और एलिजाबेथ को हटा के, मैरी को हटा करके इन्होंने किसको क्वीन बनाया? तो क्वीन बनाया लेडी जेन ग्रे को। किसको क्वीन बनाया? लेडी जेन ग्रे को। किसको बनाया? लेडी जेन ग्रे को जो है वो क्या बना दिया? क्वीन बना दिया। यहां तक बात समझ आई है? बहुत बढ़िया। चलिए अभी तो और बचा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्ड सिक्स इन इंग्लिश हिस्ट्री। एडवर्ड सिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश हिस्ट्री में, ये देखते हैं। ऑफिशियली प्रोटेस्टेंट बन चुका था इंग्लैंड अब, क्योंकि हेनरी एट ने स्थापना की, लेकिन ऑफिशियली प्रोटेस्टेंट बनाने का काम करते हैं एडवर्ड सिक्स ने। एंग्लिकन चर्च का फाउंडेशन स्टोन देते हैं ये। एंग्लिकन चर्च वही है जो प्रोटेस्टेंट है, वही एंग्लिकन चर्च बाद में बनता है। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट इनका इंटेंसिफाइड हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा धार्मिक युद्ध होते हैं, कौन प्रोटेस्टेंट रहेगा और कौन कैथोलिक रहेगा उसके लिए। डायरेक्ट कॉज क्या था लड़ाई झगड़े का? कि लेडी जैन जो है उनको मृत्यु पहुंच जाता है। क्या क्या हो जाता है इन सब चीजों के कारण? लेडी जेन को बेचारी को ट्रेजेडी हो जाती है, उनके साथ उनको मृत्यु मिल जाता है। मैरी फर्स्ट बहुत ही वायलेंट हो जाती हैं। एलिजाबेथ फर्स्ट मिडिल पाथ में आती है। आइए, इतना तो हम लोगों ने एडवर्ड के बारे में समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं थोड़े से मैरी के बारे में, ठीक है। मैरी फर्स्ट, मैरी फर्स्ट। तो मैरी फर्स्ट जो थी, मैरी फर्स्ट जो थी वो फर्स्ट क्राउन्ड क्वीन थी। एलिजाबेथ से पहले भी अगर कोई टूडर डायनेस्टी में क्वीन बना है तो वो है मैरी फर्स्ट। फर्स्ट मोस्ट कंट्रोवर्शियल रूलर ऑफ टूडर डायनेस्टी। मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैरी फर्स्ट को कंट्रोवर्शियल रूलर क्यों कहा जाता है टूडर डायनेस्टी का, ठीक है। अच्छा, मैरी का जन्म जो होता है 18 फरवरी 1516 में होता है। मैरी का जन्म कब होता है? 18 फरवरी 1516, 18 फरवरी 1560। ये बेटी होती है हेनरी एट की और कैथरीन ऑफ एरागन। हाँ जी, ये वही कैथरीन ऑफ एरागन है जिसके साथ में हेनरी एट डाइवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन वो नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि पोप ने मना कर दिया। और पोप ने मना कर दिया तो इन्होंने, यही तो कारण है भाई, सारी लड़ाई की जड़ तो यही से शुरू होती है कि पोप ने उनको डाइवोर्स दिलवाने से मना कर दिया चर्च में। तो अब इन्होंने एक नए चर्च की स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो मैरी द फर्स्ट को कौन सा टाइटल मिला हुआ है? तो उनको मिला हुआ है क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड। कौन सा टाइटल मिला हुआ है? क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड। कौन सा टाइटल मिला हुआ है? क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड। किसको टाइटल मिला हुआ है मैरी द फर्स्ट को। एज रहा कब से, रेन कब से रहा इनका? 1553 टू 1558, ये इनका शासनकाल रहा है कि 1553 में ये गद्दी पर बैठी और 1558 में हट जाती हैं गद्दी से, ठीक है। और इनका रिलीजन जो था वो रोमन कैथोलिक था, ये रोमन कैथोलिक को मानती थी। ऑब्वियस सी बात है भाई, रोमन कैथोलिक को मानती थी तभी तो पोप के समर्थन में रहती थी हमेशा। तो मैरी जो थी वो किसको मानती थी? मैरी फर्स्ट, ये कैथोलिक को मानती थी। किसको मानती थी? कैथोलिक को मानती थी भाई। ये बहुत भयंकर कैथोलिक की सपोर्टर थी, एकदम इतनी भयंकर सपोर्टर थी जिसका मतलब बाद में बताऊंगी अंत में कि किस प्रकार कट्टर सपोर्टर थी। भगवान ना करे कि कोई इतना कट्टर सपोर्टर किसी भी चीज का हो, क्योंकि कट्टरता किसी भी चीज में गलत है। आइए, और किस किस नेम से उनको जाना जाता है? कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड, ये एक नाम है। दूसरा नाम साथ में उनका एक और नाम है निकनेम, जो कि है ब्लडी मैरी। क्या नाम है? ब्लडी मैरी। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि उनका नाम ब्लडी मैरी क्यों पड़ा। आइए उसके पहले विशेष में जाने तो ये देखते हैं कि इनका बचपना कैसा गुजरा। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके सब कुछ में निर्भर करता है कि उसको कितना प्यार मिला, कितना सपोर्ट मिला, लाइफ में उसके साथ क्या घटनाएं घटित हुई, वो एक अच्छा इंसान बनेगा या बुरा इंसान बनेगा, कहीं ना कहीं बचपन में ही निर्धारण हो जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है हेनरी द एट से। तो हेनरी द एट को हमेशा से ही एक मेल चाइल्ड चाहिए था। क्या चाहिए था? एक चाइल्ड चाहिए था, लेकिन वो मेल चाइल्ड चाहिए था। और ये तो हो गई बेटी मैरी। तो हमेशा से ही इनके साथ भेदभाव होता आया, क्योंकि हेनरी एट को एक मेल हेयर चाहिए था, एक मेल वंशज चाहिए था। जब हेनरी डाइवोर्स देना चाहते थे कैथरीन को, तो वहां पे पोप ने मना कर दिया। तो मैरी डिक्लेयर्ड इलिजिटिमेट, मान लो कि इनको गैर कानूनी तौर पे बेटी मान लिया गया कि तुम्हारा जो ये जो मैरी है वो उनकी
बायोलॉजिकल बेटी नहीं है भाई, इलिजिटिमेट मान लिया गया है ना, लेकिन ऐसा नहीं था। रिमूव फ्रॉम रॉयल कोर्ट, और मैरी को एक बार रॉयल कोर्ट से भी रिमूव कर दिया जाता है। फोर्स टू एक्सेप्ट फादर एज अ हेड ऑफ चर्च, और जिस व्यक्ति ने उसकी माँ को मान लिया, अपनी बेटी को ये कह दिया कि तुम तो मेरी हो ही नहीं, मेरा खून नहीं हो, तुम तो एकदम इलीगल हो, एलिजिटिमेट हो, है ना, तो उस पापा को अब किसी चर्च के हेड के तौर पे इसको सब एक्सेप्ट कर नहीं पा रही थी, लेकिन तब भी एक्सेप्ट करती है जानबूझकर, जबरदस्ती, क्या कर सकती थी। शी रिफ्यूज सफर्ड पनिशमेंट, लेकिन भले ही वो बन तो चुके थे, लेकिन ये पूरे तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती थी, और इस चीज की वजह से मैरी को बहुत सारे पनिशमेंट भी झेलने पड़े। हर मदर डाइड हर्ट ब्रोकन, और मान लो जो उस बच्चे का बाप है वही उसको कहे कि तुम्हारा ये जो बच्चा है वो इलेजिटिमेट सन है, मतलब किसी और का बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है, तो माँ का तो हार्ट ब्रोक हो ही जाएगा ना, पत्नी का तो हार्ट ब्रेक हो ही जाएगा। तो इसकी मम्मी जो मैरी द फर्स्ट की मम्मी जो मरती हैं वो हार्ट ब्रोक से मरती हैं, ठीक है। अब देखो एक बच्चा कितना कुछ सह रही है मैरी, कि एक तो बेटी हो गई, बेटा चाहिए था, तो उसके साथ भेदभाव, मम्मी को डाइवोर्स दे दिया तो लोगों ने उसको एकदम से कलंकित कर दिया कि तुम्हारे बाप जो है हेनरिएट नहीं है, तुम तो किसी और की बेटी हो, इलेजिटिमेट सन घोषित कर दिया। रिमूव फ्रॉम रॉयल कोर्ट, और उनको रॉयल कोर्ट से भी रिमूव करा दिया। और ये उस पे जबरदस्ती जबरन सब लोगों ने कहा कि भाई तुम अपने पापा को चर्च के हेड के तौर पे स्वीकार करो, हालांकि वो नहीं करना चाहती थी, और उसने मतलब अंत तक नहीं ही किया, मना ही करती रही, लेकिन इसके चलते मैरी को बहुत ज्यादा पनिशमेंट झेलने पड़े, और उनकी मम्मी का हार्ट ब्रोक से डेथ भी हो जाता है। अब इस चाइल्डहुड ट्रोमा का मैरी पे कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा, वही समझते हैं कि इस चाइल्डहुड ट्रोमा का मैरी पे क्या असर पड़ता है। तो मैरी जो है वो एक्सट्रीमली रिलीजियस बन जाती है। एक्सट्रीमली रिलीजियस, कौन सा रिलीजियस, प्रोटेस्टेंट बनेगी क्या, नहीं, कैथोलिक बनेगी, क्योंकि पोप और कैथोलिक की वजह से ही वो जिंदा रह पाई, वरना इन लोग का तो कोई सहारा भी नहीं था। तो एक्सट्रीमली रिलीजियस हो गई, इमोशनली रिजिड हो गई, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इसने खो दी अपनी, इमोशनली इमोशनली अनस्टेबल, बिटर टुवर्ड प्रोटेस्टेंटिज्म, और ये बहुत ज्यादा क्रूअल हो गई, बहुत ज्यादा कड़वाहट भर गया प्रोटेस्टेंटिज्म के लिए, क्योंकि इनका बहुत दुख होगा ना किसी भी बेटी को कि उसके बाप ने एक अलग सा चर्च बना दिया है उसकी माँ से अलग होने के लिए, तो ऑब्वियसली उस चीज से उसको नफरत हो जाएगी। तो वही बीटर टुवर्ड प्रोटेस्टेंटिज्म, बहुत ज्यादा कड़वाहट थी इनके मन में। वर्सेस एडवर्ड सिक्स रिलीजियस क्लैश, मैरी वर्सेस एडवर्ड सिक्स रिलीजियस क्लैश। तो एडवर्ड सिक्स प्रोटेस्टेंट एक्सट्रीमिज्म थे, एडवर्ड सिक्स प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे, मैरी कैथोलिक लॉयल्टी थी, मैरी कैथोलिक को सपोर्ट करती थी। अब दोनों दो अलग अलग चर्च को सपोर्ट करने वाले हो गए, ऐसे समझो कि दो अलग अलग धर्म को सपोर्ट करने वाले लोग हो गए, प्रोटेस्टेंट अलग, कैथोलिक अलग, है एक ही खानदान के, लेकिन अब लड़ाई चलेंगी। ड्यूरिंग एडवर्ड्स रेन, जब एडवर्ड जिंदा थे तब क्या हुआ था, मैरी सीक्रेटली फॉलोड कैथोलिक मैस। जब एडवर्ड जिंदा थे तब भी मैरी जो थी वो चुपचाप गुपचुप तरीके से कैथोलिक प्रोसिज्म को फॉलो कर रही थी। एडवर्ड एंड काउंसिल ट्राई टू स्टॉप हर, एडवर्ड ने कोशिश करी थी, एडवर्ड और उसके नेताओं ने या उसके मंत्रियों ने कोशिश करी थी कि उसको रोका जाए, लेकिन कोई उसको रोक नहीं पाया था। और वो ऐसा क्यों कर पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पोप का सपोर्ट मैरी फर्स्ट पे था, इसलिए वो आज तक जिंदा है, सरवाइव कर पाई और कैथोलिक को फॉलो कर पाई। फॉरेन कैथोलिक सपोर्ट स्पेन एम्परर चार्ल्स फाइव, और इसको फॉरेन से भी सपोर्ट मिलता है। क्यों सपोर्ट मिलता है, फॉरेन कैथोलिक सपोर्ट मिलता है इसको स्पेन से, एम्परर चार्ल्स फाइव का भी सपोर्ट मिलता है। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट बिकम पर्सनल, और अब यहाँ से रिलीजियस कन्फ्लिक्ट जो है वो पर्सनल हो जाता है। आप ये सोचो कि रिलीजियस कन्फ्लिक्ट जो है वो पर्सनल क्यों हो जाता है, क्योंकि जो मैरी फर्स्ट की मम्मी को डाइवोर्स नहीं दिलवाने की वजह से ही तो प्रोटेस्टेंट की स्थापना हुई, तब तो वो पर्सनल बन जाएगा ना भाई, कि बाप ने उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार करा, तो कोई उसकी माँ मर गई, तो अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पर्सनल पर्सनल हो चुका था। हाउ मैरी बिकम क्वीन, अब मैरी कैसे क्वीन बन पाई, जबकि सक्सेशन तो लेडी जेन ग्रे को बना दिया गया था। आइए इसको समझते हैं। एडवर्ड फाइव 15 साल की उम्र में जब मर गए तो नॉर्थम्बरलैंड ने लेडी जेन ग्रे को
राजगद्दी पर बैठा दिया। लेकिन जो जनता थी उसने मैरी को सपोर्ट किया कि नहीं भाई, हमें मैरी चाहिए। आर्मी ने भी लॉयल्टी दिखाई और आर्मी ने भी लेडी जेन के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और इनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। और उन्होंने काम किया, सिर्फ आर्मी ने काम किया मैरी के लिए। जेन रूल्ड ओनली 9 डेज। बेचारी सिर्फ और सिर्फ 9 डेज तक शासन करती है और इसका बहुत ही पूरा परिणाम झेलने को मिलता है। बेचारी को इस 9 दिन की महारानी बनने के लिए एग्जीक्यूशन हो जाता है, उसको फांसी दे दी जाती है 9 दिन के लिए। हालांकि इसका कभी मन नहीं था लेडी जेन ग्रे का। एक बहुत ही प्यारी लेडी, बहुत ही ऑनेस्ट हम्बल लेडी थी, लेकिन पॉलिटिकली शिकार हो जाती है। नॉर्थम्बरलैंड के बेटे से वो शादी करती है और फिर वो 9 दिन का शासन करती है और वो मर जाती है बेचारी, एग्जीक्यूशन हो जाता है। जब लेडी जेन हटती है, जब जेन हटती है तब जो है वो शासन आता है। तब फाइनली मैरी को टाइम मिल जाता है और मैरी अपना किंग का थ्रोन जो है वो ले लेती है और खुद ही पहन लेती है। ठीक है। और मैरी एंटर्ड लंदन एज क्वीन और तब जाके मैरी इंग्लैंड की क्वीन बनती है। मैरी बिकम सिंबल ऑफ लेजिटिमेसी और वहां पर जाके ये प्रूफ करती है कि हाँ भाई, वही हेनरी 8 की एकदम कानूनी तौर पे बेटी है, लेजिटिमेट है, बिल्कुल वैध तरीके से हुई बेटी है, उनकी वैध बेटी है। ठीक है। रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ मैरी फर्स्ट। अब तक हमने एडवर्ड 6 की तो रिलीजियस पॉलिसी को देख ली, लेकिन अब देखते हैं मैरी का रिलीजियस कैसा था। मैरी अपने धर्म के प्रति क्या क्या कर सकती थी, उसको देखते हैं। मैरी ने क्या करा, तो सबसे पहले तो जब एडवर्ड हटे तो इन्होंने रीस्टोर करा अपने कैथोलिज्म को उन्होंने प्रॉपर तरीके से रीस्टोर करा। फिर से एक्शंस क्या क्या किए उसको रीस्टोर करने के लिए। प्रोटेस्टेंट लॉ रिप्लेस्ड। जितने भी एडवर्ड ने जितना भी प्रोटेस्टेंट लॉ बनाया खत्म हो गया। पोप्स अथॉरिटी रीस्टोर। पोप की वैल्यू फिर से बढ़ा दी गई जो कि एडवर्ड ने घटा दी थी। लैटिन मास री इंट्रोड्यूस। फिर से लैटिन भाषा को री इंट्रोड्यूस किया गया। मोनास्ट्रीज पार्शियली रीस्टोर। मोनास्ट्रीज जो थे उसको फिर से थोड़ा रिस्टोर किया गया। क्लर्जी फोर्स टू फॉलो कैथोलिक डॉक्ट्राइन। और जितने भी क्लर्क लेवल के लोग थे उन पे फोर्स किया गया कि भाई तुमको प्रोटेस्टेंट छोड़ के और कैथोलिक ज्वाइन करना है। अब इंग्लैंड ऑफिशियल तरीके से कैथोलिक बन चुका था। ठीक है। अब बात करते हैं मरियन परसिक्यूशन की कि क्यों उनको मैरी को ब्लडी मैरी कहा गया, क्यों, क्या हो गया ऐसा। तो प्रोटेस्टेंट्स कॉल्ड हेरेटिक्स। अराउंड 300, क्योंकि लगभग मैरी ने, यार बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, मैरी ने 300 प्रोटेस्टेंट को जिंदा जला दिया। अब ये 3 फेमस विक्टिम्स हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मन करे तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक बहुत ही फेमस कोट है मैरी के द्वारा बोला गया, वी शैल दिस डे लाइट सच अ कैंडल इन इंग्लैंड। यहाँ कैंडल का मतलब है कैथोलिक से। कैंडल का क्या मतलब है, कैथोलिक से। तो वी शैल दिस डे लाइट सच अ कैंडल इन इंग्लैंड एज आई थ्रस्ट शैल हैल नेवर बी पुट आउट। तो आज मैं ऐसा कैथोलिक स्थापना करना चाहती हूँ जो कि कभी नहीं हटेगा, ऐसा मैरी का कहना था। लेकिन पब्लिक एग्जीक्यूशन क्रिएटेड फियर। जो ही प्रोटेस्टेंट को फॉलो करते दिखता था, मैरी उनके खिलाफ आदेश जारी कर देती थी कि इनको या तो जिंदा जला दिया जाए या दफना दिया जाए या मार दिया जाए। इतनी क्रूअल थी। 300 लोगों को इन्होंने जिंदा जला दिया, कितने लोगों को तो दफना दिया मैरी ने। इसीलिए इनका नाम पड़ गया ब्लडी मैरी। क्या पड़ गया, ब्लडी मैरी। आइए अब देखते हैं कि मैरी फर्स्ट एंड लेडी जेन ग्रे के बीच में कैसा रिश्ता था। तो इनिशियली स्पेयर्ड जेन। इनिशियली कोई दिक्कत इन लोग को नहीं थी। वेट्स रिबिलियन चेंज सिचुएशन। जेन एग्जीक्यूटेड इन 1554। जेन को फांसी हो गई 1554 में। 1554 में। इसकी स्टोरी मैरी फर्स्ट एंड जेन का क्या रिलेशन था, किस प्रकार का रिलेशन था, वो मैं आपको बताऊंगी जरूर, पर एंड में वीडियो में बताऊंगी। मैरी फेल्ट गिल्ट बट चूज सिक्योरिटी। ये भी रीजन बताऊंगी कि इसका क्या मतलब हो रहा है। देखो, छोड़ो बता ही देती हूँ आपको, ठीक है। मैरी और लेडी जेन,
लेडी जेन एक ऐसी लड़की थी जो दुनिया करती थी जब श्रृंगार पटार सीख रही थी दुनिया, तो ये किताबों में लगी रहने वाली लड़की थी लेडी जेन मैरी। तो लेडी जेन बहुत ही हम्बल, बहुत ही प्यारी औरत थी और मैरी की कोई दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन इलीगल तरीके से भले जेन को बैठा दिया गया गद्दी पर, तो जैसे ही वो हटती है तो मैरी सत्ता में आती है, और जब मैरी सत्ता में आती है तो लेडी जेन के पापा विद्रोह कर देते हैं। अब मैरी जब लेडी जेन के पापा विद्रोह कर देते हैं तो मैरी को मजबूरन मजबूरन उसके लिए आदेश निकालना पड़ता है कि इसको एग्जीक्यूट कर दो। और जब फाइनली लेडी जेन को फांसी हो जाती है तो कोई भी लोग उस दिन सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, और मैरी कहती है कि मुझ पर ये धब्बा हमेशा हमेशा के लिए लग चुका है, अब ये धब्बा नहीं मिटेगा एक मासूम को सजा देने की। लेकिन पॉलिटिकली ये नीड बन गया था कि अब जेन को मार दिया जाए, इसलिए मैरी ने मार दिया था। पर्सनल मर्सी तो था, मैरी का पर्सनल मर्सी था, लेकिन वो पॉलिटिकल जरूरत बन गई थी। इसीलिए मैरी ने सिक्योरिटी को चुना गिल्ट के ऊपर। बोली कि गिल्ट तो मैं सह लूंगी, लेकिन भाई मुझे अपनी क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। इसीलिए फाइनली मैरी फर्स्ट ने एग्जीक्यूशन के लिए साइन कर दिया कि हाँ भाई अब जो है उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। मैरिज, अब मैरी फर्स्ट जो है वो शादी कर लेती हैं फिलिप ऑफ स्पेन से। ये भी बहुत ज्यादा सपोर्टर थे कैथोलिक अलायंस के साथ में। इंग्लिश पीपल फियर्ड फॉरेन कंट्रोल, और इंग्लिश पीपल को अब फिर से डर लगने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड पे स्पेन का कब्जा हो जाएगा। फिलिप अनपॉपुलर इन इंग्लैंड, लेकिन फिलिप बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर रहे इंग्लैंड में। मैरिज प्रोड्यूस नो हेयर, और इन लोग की जो शादी हुई मैरी फर्स्ट की और फिलिप की, इनसे कोई भी वंशज नहीं हो पाया। मैरी सफर्ड फॉल्स प्रेगनेंसी, और मैरी ने ये नाटक किया कि भाई वो झूठ मूठ का प्रेग्नेंट है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। और यहाँ पर इस प्रकार से जो मैरी है वो एक पॉलिटिकल फेल्योर दिखता है उनका, और इमोशनल फेल्योर भी हम लोग को देखने को मिलता है। और क्या क्या फेल्योर देखने को मिलता है। लॉस्ट कैलेसिस इंग्लिश टेरिटरी इन फ्रांस, इस जगह को वो हार जाती हैं। इकोनॉमिकली वीक हो जाती हैं, क्योंकि भाई इतना वॉर मारधर करेंगे तो वीक हो जाएंगे। इनका कोई भी सक्सेसर नहीं बचा। रिलीजियस वायलेंस बैकफायर कर गया, इन्होंने जो उतने लोगों को खत्म कर दिया कहानी, उसकी वजह से ये बैकफायर कर गया, इन्हीं को भारी पड़ने लग गया। जो 300 लोगों को मार के दफना देती है, जला देती है ना, वही चीज इनको बैकफायर कर गई। ठीक है, अब देखते हैं मृत्यु। डेथ ऑफ मैरी फर्स्ट, कैसे मरी। 17 नवंबर 1558 1558 को मर गई। कैसे मरी। पॉसिबली कॉज कैंसर और इन्फ्लुएंजा, ऐसे लोगों को कैंसर और इन्फ्लुएंजा हो जाए वही ठीक है, 300 लोगों की जान लेने में इनको लज्जा नहीं आई। तो 42 वर्ष की उम्र में ये मर जाती हैं। अब इनके मरने के बाद शुरू होता है, एलिजाबेथ फर्स्ट को ये अपना थ्रोन देती हैं, और एलिजाबेथ फर्स्ट से नया शासन शुरू होगा, जिसको एज ऑफ एलिजाबेथ कहा जाएगा। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैरी फर्स्ट, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट क्यों है मैरी फर्स्ट, तो इसका पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं। फर्स्ट रूलिंग क्वीन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रूव्ड वुमेन कुड रूल, और इन्होंने ये भी साबित कर दिया कि हाँ भाई एक महिला भी शासन कर सकती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनल कन्विक्शन, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में निकल कर आती है। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है। रिलीजियस इंटॉलरेंस, इनके अंदर जो धर्म के प्रति इनटॉलरेंस था, अक्षमता थी सहने की, वो सह नहीं पाती थी धर्म के प्रति कुछ भी बेकार चीजों को। बर्निंग डैमेज्ड मुनाकी को डैमेज कर दिया। फेल्ड फॉरेन एंड मैरिज पॉलिसी, बिल्कुल इसको फेल कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अर्ली एलिजाबेथन एज। क्या था, अर्ली एलिजाबेथन एज। ठीक है, अगर अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे एलिजाबेथन एज। अब हम लोग देखेंगे कि एलिजाबेथ का एज कैसे शासन को इम्प्रूव करता है, कैसे गोल्डन एरा बनता है, और उसके बाद और कौन कौन से राइटर्स आते हैं दरबार में, कैसे ड्रामा फ्लरिश करता है। तो इन सबको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड माय डियर व्यूअर्स, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर लिखिएगा
क्योंकि हो सकता है कि कहीं मैंने हड़बड़ी में कुछ बोल दिया हो, या फिर कोई वॉइस क्लियर नहीं हो, या मेरे समझाने में थोड़ा और डेप्थ लाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की अगर कमी हो तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रेस अ लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो को और बना सकूं। आपको जब मैं वीडियो खोल के देखती हूँ और मुझे लाइक नहीं दिखता है तो लगता है किसके लिए वीडियो बनाऊं, जबकि किसी को पसंद नहीं आ रहा है। और कमेंट के थ्रू अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइएगा कि हाँ ठीक है और कंटिन्यू किया जाए, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा कि मैम इसमें ये प्रॉब्लम है। योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम ऑन माई प्लेटफॉर्म। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I am Priya Kumari signing off. God bless you and you just crack the exam.